सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अध्याय 13 भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली पढ़ेंगे। बच्चों, हमारा बहुत बड़ा देश है जहाँ बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है और ऐसे देश में हमारी कार्यप्रणाली शासन की किस प्रकार की होगी उसी के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत की विश्व का जो है बहुत बड़ा लोकतांत्रिक गणराज्य है और हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है। बच्चों, कार्यपालिका संसद के प्रति तथा राज्यों की कार्यपालिकाएं विधान मंडलों के प्रति उत्तरदायी रहती है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है हमारे देश में। एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका जिसका प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका जिसके प्रधान हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। कार्यपालिका जो है वो इस प्रकार कार्य करती है, पूरे देश में एक ही सरकार होती है जो कार्यपालिका है। संघ का मतलब होता है राज्य, जिसे संघ अथवा केंद्र सरकार कहते हैं। राज्य की भी एक सरकार होती है जिसे राज्य सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य शक्तियों का और कार्यक्षेत्रों का बंटवारा होता है। केंद्र शासन में राष्ट्रपति सबसे प्रमुख होते हैं, उनके अधीनस्थ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के अधीनस्थ होती है मंत्रिपरिषद। भारतीय संसद और सर्वोच्च न्यायालय भी इसी के अंतर्गत आते हैं। राज्य शासन में राज्यपाल प्रमुख होते हैं, राज्यपाल के अधीनस्थ मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के अधीनस्थ मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत विधानमंडल और उच्च न्यायालय, ये सभी प्रांतीय शासन के अंतर्गत आते हैं। हम स्थानीय प्रशासन भी पढ़ेंगे बच्चों, जिसके अंतर्गत नगर निगम, नगर निगम के अधीनस्थ नगर पालिकाएँ, नगर पालिकाओं के अधीनस्थ जिला पंचायत और जिला पंचायत के अधीनस्थ जनपद पंचायत आती है। भारत जो है वो मुख्यतः राज्यों में विभाजित है और मुख्यतः 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। राज्य जो है वो संभागों में विभाजित है बच्चों, और संभाग जिलों में और जिले तहसीलों में, और हमारे देश की सबसे छोटी इकाई है ग्राम, और जिसे गांव कहा जाता है। इस प्रकार हमारी शासन व्यवस्था 4 भागों में बटी हुई है। हमारे देश में बच्चों संघात्मक शासन प्रणाली लागू की गई है और इसके मुख्य विशेषताएं या लक्षण इस प्रकार हैं। सबसे पहला है दोहरी सरकारें। देश में दोहरी सरकारें हैं, एक राज्य सरकार और दूसरी केंद्र सरकार। शक्तियों का विभाजन 2 भागों में हुआ है, राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में। हमारे देश में संविधान एक लिखित है और हमारा संविधान सर्वोच्च है, और संविधान के लिखित स्वरूप के आधार पर ही यह कार्यप्रणाली संचालित होती है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, हमारा न्यायपालिका सर्वोच्च है और स्वतंत्र है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है हमारे यहाँ, सदन में 2 सदन होते हैं, इसलिए इसको द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन संघीय सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची और अवशिष्ट सूची के आधार पर होता है। संघीय सूची में 97 विषय होते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, जिन पर केंद्र सरकार कार्य करती है। राज्य सूची क्षेत्र में क्षेत्रीय सूची होती है, यहाँ पर 62 विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। समवर्ती सूची होती है तीसरी, जिसमें 47 विषय थे तथा 42वें संशोधन के बाद इसमें 4 और जोड़े गए हैं, एक अन्य जोड़ा गया है। इस तरह 52 विषयों पर समवर्ती सूची में कानून बनाए जाते हैं। चौथा है बच्चों अवशिष्ट सूची, जो तीनों सूचियों में जिस विषय का संकलन नहीं किया गया है, जो बच गए हैं, उसे अवशिष्ट सूची में शामिल किया जाता है। प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। जो राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं उनमें केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश देकर कार्य करवाती है। संघीय कार्यपालिका कुछ कार्य राज्य सरकार को भी सौंप सकती है। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का चयन संघीय लोक सेवा आयोग करता है और ये अधिकारी अपने राज्य व केंद्र सरकार में अपनी सेवा देते हैं। इस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं, अर्थात अपना नियंत्रण बनाते हैं। प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को समय समय पर अनुदान देती है और इसी से अनुदान के आधार पर उनकी शक्तियों का विभाजन होता है।
किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने, घटाने, उसकी सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है और इसके संसद जो है इसका उपयोग करती है। निम्न परिस्थितियों में बच्चों संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने पर संसद इसके लिए कानून बना सकती है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल घोषणा किए जाने पर भी कानून राज्य का केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर भी केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा स्वयं प्रस्ताव पारित करने पर भी केंद्र सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सके। उपरोक्त लक्षणों के अनुसार संघ केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की कार्यकारिणी चलती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य है कानून को लागू करना तथा न्यायपालिका की व्यवस्था इसलिए है कि जो कानून बने हुए हैं उनका उल्लंघन करने वाले अथवा अवहेलना करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था न्यायपालिका करती है। इसी संदर्भ में हम लोग व्यवस्थापिका के कार्य पढ़ेंगे, जिसमें उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कानून का निर्माण। कानून का निर्माण व्यवस्थापिका करती है और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य है संविधान में संशोधन करना। हालांकि भारत का संविधान एक कठोर और लिखित संविधान है जिसमें संशोधन होना इतना आसान नहीं है, फिर भी यह कार्य व्यवस्थापिका करती है जो संविधान में संशोधन कर सकती है। कई अन्य प्रशासनिक कार्य करती है, राज्य व शासन की नीतियों का निर्धारण करती है। वित्त संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका का ही कार्य में शामिल है। विचार विमर्श का कार्य, न्यायिक कार्य, समितियों और आयोगों का गठन करना भी व्यवस्थापिका का कार्य है। निर्वाचन संबंधी कार्य भी व्यवस्थापिका का ही कार्य है। और जो संसद है हमारी, उसके 2 अंग है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 होती है। ये सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल बच्चों 5 वर्ष का होता है। मध्य प्रदेश के 29 सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा में प्रवेश करते हैं। जो चुनाव के लिए जो नागरिक होते हैं वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात ही अपना मतदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति समय से पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा में जो सदस्य हैं उन्हीं में से लोकसभा के अध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य हैं वह सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करता है और सदन की कार्यवाही को संचालित भी करते हैं। सदन की शांति व्यवस्था स्थापित बनाए रखने के लिए अध्यक्ष का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं और वे अपने आपस में एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं, जिससे शांति व्यवस्था भंग होती है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष नियंत्रित करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्धारण भी लोकसभा के अध्यक्ष को ही करना पड़ता है। लोकसभा को बहुत सारी शक्तियां प्राप्त है बच्चों, विधायी शक्तियां, विधि निर्माण का कार्य, वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। धन विधेयक लोकसभा में ही पारित किए जाते हैं। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी लोकसभा को है। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल तब तक ही कार्यकाल में रहता है जब तक वह लोकसभा का विश्वास प्राप्त करता है। लोकसभा के सदस्य मंत्रिमंडलों के मंत्रियों से प्रश्न पूछकर शासकीय नीतियों का कार्यान्वयन प्रस्ताव तथा अन्य प्रस्ताव रखकर सरकार पर नियंत्रण रखता है। यह जनता के विचारों का मंच है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, इसलिए इनके कार्यों को अधिक महत्व दिया जाता है और अन्य कार्य भी विविध कार्य लोकसभा संपन्न करती है। अब हम बात करते हैं बच्चों संसद के दूसरे सदन राज्यसभा की। और राज्यसभा के सदस्यों के लिए भी बच्चों निम्न योग्यताएं चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु या उससे अधिक हो। तीसरा, किसी भी लाभ के पद पर वह कार्यरत न हो। चौथा, पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। पांचवा और अंतिम योग्यता होनी चाहिए कि उसे संसद के किसी भी कानून द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किया जाता है
राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता। सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के होने के साथ ये स्थायी सदन है होने के कारण 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस पद्धति से राज्यसभा के कार्यकाल में निरंतरता बनी रहती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सदन का कार्य संचालन करते हैं। राज्यसभा की शक्तियाँ, राज्यसभा को विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त है। कोई भी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब तक दोनों सदन विधेयक पारित नहीं करते तब तक कानून नहीं बन सकता। वित्तीय शक्तियाँ, कोई भी वित्त विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और केवल विचार करने के लिए 14 दिनों के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है राज्यसभा। प्रश्न पूछकर, सार्वजनिक विषय पर चर्चा करके, बहस करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी राज्यसभा भाग ले सकती है। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपातकाल की पुष्टि भी 1 माह के भीतर राज्यसभा में देना आवश्यक होता है। यह उच्च सदन है और स्थायी सदन है, इसको विघटित नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों की संख्या 250 है। 238 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा 12 सदस्यों का मनोनयन भारत के राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से करते हैं। मध्य प्रदेश से राज्यसभा में 11 सदस्य हैं। राज्यसभा 1/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रस्ताव पारित कर सकती है। व्यवहार में लोकसभा अधिक शक्तिशाली है क्योंकि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। वित्त विधेयों के मामले में लोकसभा शक्तिशाली है। भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, कानून बनाने की प्रक्रिया, विधेयक प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया लोकसभा से ही की जाती है। भारतीय संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, बच्चों इसके बाद ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार है। कानून बनाने के लिए विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। हमारे देश में 2 प्रकार के विधेयक होते हैं, एक होता है साधारण, दूसरा होता है धन विधेयक। साधारण विधेयक जो है वो किस प्रकार पारित किया जाता है वह हम आपको बता रहे हैं। विधेयक की प्रतिलिपि बनाई जाती है और इसको समस्त सदन के सदस्यों को वितरित किया जाता है जिसे प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। इसके उपरांत उस पर द्वितीय वाचन किया जाता है। प्रथम वाचन में केवल शीर्षक बताया जाता है, द्वितीय वाचन किया जाता है, फिर उस विधेयक के अनुरूप समिति की व्यवस्था की जाती है और फिर प्रतिवेदन किया जाता है। प्रतिवेदन से पूर्व चर्चा या बहस भी की जाती है। फिर तृतीय वाचन होता है और उसके बाद सदन के अध्यक्ष उसको प्रमाणित करते हैं और फिर राष्ट्रपति के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाता है हस्ताक्षर के लिए। धन विधेयक दूसरा विधेयक है हमारा धन विधेयक, जो साधारण विधेयक से बिल्कुल अलग है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा में केवल 14 दिन में ही इसे पारित करना होता है और उसमें वह कोई संशोधन नहीं कर सकता है। राज्यसभा धन विधेयक में कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर कर प्रमाणित कर राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखा जाता है। जो पारित हो जाता है विधेयक तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के लिए रखा जाता है। लेकिन बच्चों, अगर राष्ट्रपति को इस विधेयक में कोई संशोधन करना है तो पुनः यह प्रक्रिया लोकसभा और राज्यसभा में की जाती है और राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाता है। अगर उसमें कोई भी संशोधन नहीं हुआ है, जैसा यथावत ही रहा है, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है बच्चों। संसद के दोनों सदन के सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इस मंडल में होते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है बच्चों, साधारण परिस्थितियों में और आपातकाल की परिस्थितियों में। साधारण परिस्थितियों में जो शक्तियाँ प्राप्त है उनमें है पहला कि
कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं तथा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अन्य कई प्रकार की नियुक्तियां भी जो है राष्ट्रपति करते हैं, जैसे जल, थल और नभ के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। विधायी शक्तियां हैं प्राप्त है, वित्तीय शक्तियां प्राप्त है, जिसके कोई भी वित्त विधेयक जो है बिना राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के पारित नहीं हो सकता है। न्यायिक शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तथा उनकी सलाह से अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की थी। सैनिक शक्तियां प्राप्त है, जो थल, जल और नभ के अध्यक्ष हैं सेना के, उनका भी निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अलग है बच्चों। जब आपातकाल लागू होता है तो राष्ट्रपति सर्वसर्वा हो जाते हैं और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यह आपातकाल किसी भी प्रकार का हो सकता है, बाहरी आक्रमण द्वारा या आर्थिक आपातकाल भी हो सकता है, जिसमें राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां एकत्रित हो जाती है। प्रधानमंत्री की शक्तियां, लोकसभा का बहुमत का दल का नेता प्रधानमंत्री होता है, जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। मंत्रिपरिषद का गठन, लोकसभा के बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री जी की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। मंत्रियों के विभागों एवं कार्यों में प्रधानमंत्री हस्तक्षेप कर सकते हैं। मंत्रियों को हटाना हो, यह कार्य प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करते हैं और कई नियुक्ति संबंधी कार्य प्रधानमंत्री करते हैं, जिन्हें वे राष्ट्रपति को परामर्श देकर भी कर सकते हैं। सरकार का अधिकृत प्रवक्ता प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री सर्वोच्च नेता है पूरे शासन के, इनके पास वास्तविक शक्तियां निहित है। मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की विशेषताएं, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सर्वोच्च होते हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है मंत्रिमंडल का, और सभी कार्यशील गतिविधियों को गोपनीय रखा जाता है। नीति का निर्धारण भी मंत्रिमंडल ही करता है। मंत्रिमंडल की शक्तियां, नियुक्ति संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य और राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य मंत्रिमंडल द्वारा समय समय पर किया जाता है। बच्चों, भारत की न्याय व्यवस्था, हम तीसरे भाग पे आ गए हैं। व्यवस्थापिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, अब है न्यायपालिका। भारत की न्याय व्यवस्था में एक सर्वोच्च न्यायालय है और दूसरे नंबर पे राज्यों के उच्च न्यायालय है जो सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। फिर जिलों के अधीनस्थ न्यायालय हैं। जिलों के अधीनस्थ न्यायालयों को 3 भागों में बांटा गया है, दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय और राजस्व न्यायालय। जिला न्यायाधीश दीवानी न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत अतिरिक्त न्यायाधीश और फिर सहायक न्यायाधीश और छोटे न्यायाधीश आते हैं। फौजदारी न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, पीडीएम और अन्य मजिस्ट्रेट इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्व न्यायालय, राजस्व बोर्ड, आयुक्त के बाद कलेक्टर आते हैं, कलेक्टर के बाद तहसीलदार होते हैं। इस प्रकार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और उनकी सलाह से अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। 65 वर्ष की आयु तक यह अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। इनके मासिक भत्ता, यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, स्टाफ कार आदि की सुविधा इन्हें दी जाती है। इनके वेतन और भत्तों को संसद निश्चित करती है। न्यायाधीशों के किसी भी कार्य की सार्वजनिक तौर पर आलोचना नहीं की जा सकती है और ये सेवानिवृत्ति के उपरांत भारत के किसी भी न्यायालय में या अन्य पदाधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे राज्य की प्रशासन व्यवस्था। राज्य की प्रशासन व्यवस्था में विधानमंडल में कुल 230 सदस्य होते हैं और इनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा की शक्तियां हैं, वो है विधि निर्माण करना, कार्यपालिका संबंधी कार्य करना, वित्तीय कार्य करना। राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं जो है वो इस प्रकार है, वह भारत का नागरिक हो, उनकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी के भी सदस्य न हो। राज्यों में प्रमुख होते हैं राज्यपाल और राज्यपाल की भी 2 प्रकार की शक्तियां होती है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां और विधायी शक्तियां। मुख्यमंत्री होते हैं जो राज्य के प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री की शक्तियां होती है, उनमें सबसे पहला होता है कि उन्हें अपने मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ता है। मुख्यमंत्री का गठन जो है, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल का गठन राज्यपाल
मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं और मुख्यमंत्री की परामर्श से मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। विधानसभा एवं राज्य का नेतृत्व मुख्यमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और शासन की नीतियों को ये निर्धारित करते हैं। विधायी शक्तियां भी इन्हीं के पास होती है और वित्तीय शक्तियां भी मंत्रिपरिषद के पास होती है। न्यायपालिका का गठन, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होते हैं और इनमें न्यायाधीशों की संख्या जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित की जाती है। इनके कार्यकाल, वेतन, भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। स्थानीय प्रशासन, बच्चों स्थानीय प्रशासन में जिला पंचायत आती है, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत होती है। नगरीय प्रशासन में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम होती है और इनका कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का होता है और इनके कार्य होते हैं। जिला पंचायत का कार्य होता है कि जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचित सदस्य और जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी और विकास बैंक के ये अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा सदस्य जो उस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा के सदस्य यदि उनका नाम उस जिले के किसी ग्राम पंचायत मतदाता की सूची में हो, उस जिले के निर्वाचित सभी विधानसभा सदस्य इसके अंतर्गत आते हैं। स्थानीय शहरी निकायों के प्रकार, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। इनके मुख्य कार्य होते हैं बच्चों, सड़कों, सार्वजनिक भवनों में प्रकाश की व्यवस्था करना, नगर की साफ सफाई करना, कांजी हाउस खोलना या उनका प्रबंधन करना, जन्म मृत्यु पंजीयन बनाना, पानी की व्यवस्था करना, मकान, सड़क आदि की व्यवस्था करना, अग्निशामक यंत्र आदि से पर सहायता करना, जनता के मनोरंजन हेतु मेलों आदि का आयोजन करना इनके कार्य होते हैं। इस प्रकार बच्चों यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन अध्याय को अच्छे से समझने के लिए अभ्यास के प्रश्न करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जो आपको यह पूर्ण करने हैं और इसमें प्रमुख है कि लोकसभा शासन प्रणाली के 4 लक्षण लिखिए। सरकार के कितने अंग होते हैं बच्चों, व्यवस्थापिका के कार्य लिखिए। लोकसभा सदस्यों के लिए आवश्यक योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। इस प्रकार बच्चों मैं समझती हूँ कि आपको अध्याय पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। आप इसको पुनः रिवीजन करें और अच्छे से समझें क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय